मैं हूं भरत कुमार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरबीएससी में कई बार एनसीईआरटी सिलेबस शामिल है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th पॉलिटिकल साइंस का ये जो चैप्टर है वो देख रहे हैं। तो चैप्टर 1 है और इसका 4 पार्ट है जो भी आप देख रहे हैं। तो ये एंडिंग पार्ट है और अगर आप फर्स्ट लेसन को अच्छे से देखना है तो इसके पीछे वाले पार्ट जरूर देखें ताकि ये वाला जो पार्ट है आपको बेहतर समझ आ जाए। तो हम देख रहे थे कि जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, ठीक है ना, तो उस समय विभाजन हुआ यानी आज़ाद भी हुआ और भारत के टुकड़े भी हुए। तो इस तरह से एक नया जब कोई घर बसता है तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो भारत एक वापस नए रूप में बस रहा था तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। अलग अलग लोग, लैंग्वेज वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति थी, उनकी रहन सहन हाव भाव सब अलग था, लेकिन इन सब को एकजुट रखना ये सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एकता की। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना जो पहले नहीं थी लेकिन अब की बार लोकतंत्र बनाना था, तो ये एक दिक्कत थी। और एक तीसरी महत्वपूर्ण ये थी कि पहले लोग हैं उनमें डिस्टेंस बहुत था, कोई हाई प्रोफाइल था, कोई बहुत ही लोएस्ट था, तो अब सबको इक्वल लाना था, समान लाना था, यानी एक समानता मूलक समाज की स्थापना करना। तो ये मूल रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जो एक राष्ट्र निर्माण के बीच में आ रही थी। तो जब हम कंटिन्यू देख रहे थे तो इस तरह से भारत में जब ये अंग्रेज चले गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि जब ये दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं तो अब इसमें जो शामिल हैं, जो राज्य हैं, छोटे मोटे रियासतें हैं, वह जिसमें भी जाना चाहे स्वतंत्र हैं, यानी स्वायत्ता दी गई उनको कि आप भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। तो इस तरह से भारत ने भी नरमी रुख रखा और उनको स्वायत्ता दे रखी कि आप जिसमें भी चाहें मिलना चाहें मिल सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उनको देखा गया कि उनकी इस वजह से भारत का अस्तित्व खराब हो जाएगा, तब भारत ने एक तरह से एकीकरण की एक मिसाल चली और इसके द्वारा धीरे धीरे उनको एकीकृत यानी एक भारत संघ में शामिल करने की योजना बनाई। तो इसके बाद जब भारत लगभग 565 रियासतें थी जिसमें से भारत के अंदर शामिल होने से पूरा भारत एक बना, तो उसके बाद कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिनका सामना अब हम इस वीडियो में देखेंगे और करेंगे। कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि भाषा के आधार पे अलग राज्य बनना चाहिए। ये कंडीशन कब से शुरू हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि 1920 यानी 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं उन्होंने कहा कि हाँ, इन्हीं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दो ताकि व्यवस्था सही रहेगी, व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ये पहले माना उनके वरिष्ठ नेताओं ने। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ मांगे आई कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। तो अब यहाँ की जो केंद्रीय सरकार थी उन्होंने मना कर दिया, यानी केंद्रीय सरकार के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता, ठीक है ना, जो वरिष्ठ नेता हम कह सकते हैं, तो उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे भी भारत के अब टुकड़े हो चुके हैं, अब उसको एकजुट बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो जब अगर हम अभी भी भाषा के आधार पे राज्य को अलग करेंगे तो भारत है वो अखंड नहीं रह पाएगा और राष्ट्र की एकता नहीं बनेगी। तो इस तरह से पहले हाँ और बाद में ना, क्योंकि अब ये ज़रूर भी था। तो अब हम यही देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा जब ऐसी बड़े स्तर पर मांग उठेगी। तो ये ऐसा हुआ भी। जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले भाषा के आधार पे राज्य की मांग उठी और ये मांग थी उस समय पुराना मद्रास और मद्रास यहाँ के जो लोग थे वो तेलुगु भाषी लोग थे और ये चाहते थे कि हम अलग लैंग्वेज हैं तो हमारा एक अलग राज्य बना दीजिए। तो पुराना जो मद्रास है वह उस समय वर्तमान के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, यानी वर्तमान में ये क्षेत्र है, ये सब मिलके पहले ये पुराना मद्रास हुआ करता था, ठीक है ना। तो बाद में जब आंध्र प्रदेश बना, लेकिन फिर इसके अंतर्गत जो लोग थे
उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि हमें भाषा के आधार पे, यानी हमारी अलग लैंग्वेज है, हम अलग राज्य की मांग करते हैं। तो फिर उन्होंने मांग करना शुरू किया और मांग धीरे धीरे तेज होने लगी। तो जो केंद्रीय नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे तो हर कोई कहेगा एक अलग राज्य की मांग एक अलग राज्य में दे दीजिए, तो अभी भारत की अखंडता समाप्त हो जाएगी। तो फिर ये सेंट्रल नेता थे, केंद्रीय नेता थे, तो इन्होंने किनको मना किया? स्थानीय नेताओं को। स्थानीय नेता कौन थे? स्थानीय नेता वे थे जो उस स्थान क्षेत्र से संबंधित थे और वे मांग कर रहे थे। तो जब उन्होंने मना किया तो इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसका? केंद्रीय नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मांग नहीं स्वीकार कर रहे तो हम आपका विरोध करते हैं, हम उसकी इस बड़े आंदोलन के रूप में इस अपनी मांग को सबके सामने रखेंगे। तो इस तरह से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग होने लगी और ये मांग जोर पकड़ दी गई और वहाँ के जो लोकल नेता थे वो इस आंदोलन में शामिल हो गए और वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हो गया। उस आंदोलन में वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन के साथ जुड़े, जो कांग्रेसी थे, और उनका नाम आपको ध्यान रखना और एग्ज़ाम में ये छोटा बड़ा प्रश्न जरूर आएगा। पोट्टी श्री रामुलु, ये एक व्यक्ति थे जो कांग्रेसी थे, लेकिन ये पूरी तरह से इस आंदोलन से समर्पित भाव से जुड़ गए और उन्होंने अपने इस क्षेत्र की मांग को सबलता बल प्रदान करने के लिए अपना जो कहते हैं प्राण न्यौछावर कर दिया। मतलब एक तरह से ये इस आंदोलन से जुड़े और कहा कि आप जब तक आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर हमारे क्षेत्र को आंध्र प्रदेश अलग राज्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं अनशन पर बैठता हूँ, उपवास करता हूँ, भूखा रहता हूँ। वो इस तरह से वह अनशन भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये जो हड़ताल है, इनकी जो हड़ताल है वो लगभग 56 दिन तक चली। कितने दिन तक चली? अब एक व्यक्ति 56 दिन तक भूखा रहे तो इसका मतलब मान लीजिए अब उसका एंडिंग समय आ गया है। तो इस समय धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ ही रहा था, बहुत सारे लोग आंदोलन से जुड़ी रहे थे, लेकिन एकाएक अचानक उनके स्टार नेता का देहांत हो गया। हाँ, जब अचानक से हम किसी के साथ जुड़े होते हैं और वह चला जाए यानी मृत्यु हो जाती है और वो हमारे लिए काम कर रहा था, तो हमारे मन में अचानक उसके प्रति सहानुभूति जाग जाती है और हम एकदम से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और अपने उस व्यक्ति की मांगों को और बड़े जोर शोर से लोगों के सामने लाते हैं। तो इस तरह से जब उनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु होने के बाद ये आंदोलन में मानो जैसे घी में जैसे कहता ना कि अचानक से आग पकड़ती है किसी की, तो वैसे ही इस आंदोलन ने आग पकड़ी और वहाँ पर हिंसात्मक पूरी तरह से हिंसक गतिविधियाँ कार्रवाई हुई, मार पीट वगैरह, लगभग जो सार्वजनिक सामान वगैरह सब जलाए जाने लगे। तो ये बड़े स्तर पर हिंसा होने लगी। तब अब ये ऐसा इस वजह से हुआ, सरकार वहाँ पे ये उसकी मांग को स्वीकार करे या नहीं करे, ये कसम थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 1920 में तो राज्य की मांग के लिए कुछ कांग्रेसी और वरिष्ठ नेता भी सहमत थे कि हाँ राज्य भाषा के आधार पर होना चाहिए, बाद में कहा नहीं होना चाहिए। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तब सरकार कन्फ्यूजन में थी कि हाँ करे या ना करे। तो इसी हाँ ना में ये आंदोलन भड़क गया और जब व्यक्ति वो रामश्री रामुलु जब मृत्यु होगी तो आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ और इतना हिंसात्मक रूप में हुआ कि अंततः सरकार को घुटने टेकने पड़े। और इस तरह से 1952 में सरकार ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य की घोषणा कर दी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जब एक परिवार में एक बच्चा जिद के साथ कुछ लेना चाहता है तो वो जिद के उपरांत फादर है उसको दे देते हैं। जब एक बेटा ऐसा करेगा तो दूसरे स्वाभाविक है वो मांग करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही और राज्य हैं वो मांग करने लगे, वो कहने लगे हमारा अलग राज्य हमें भी बनाओ, हम गुजराती भाषा मराठी भाषा में हैं,
तेलुगु, तमिल वगैरह हैं, तो उन सब धीरे धीरे सब राज्य हैं वो मांग करने लगे। तो इस तरह से सरकार ने क्या किया, अब उनको एक तरह से व्यवस्थित सीमांकन करने के लिए कि किसको एक राज्य को बनाया जाए, तो इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, ताकि व्यवस्थित रूप में अब काम किया जा सके, वरना इस तरह से ये हिंसात्मक गतिविधियाँ होगी तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो 1953 की बात है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और इस तरह से फजल अली इसके प्रमुख थे पहले। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो कब सौंपी, 1956 को। आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग है वह सीमांकन करेगा और देखेगा कि किस किस क्षेत्र में कौन सी बाधा है, किस राज्य को भाषा के आधार पर दर्जा दिया जाए, कौन सा नया राज्य बनेगा। तो 1953 में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसकी रिपोर्ट आई 1956 में। और इसके उपरांत यानी इस रिपोर्ट के बाद आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये फैसला स्वीकार किया और इस अधिनियम के आधार पर ही 1956 की रिपोर्ट आई और 1956 अधिनियम बना। तो इस अधिनियम के आधार पे भारत में भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन हुआ और इस तरह से कुल 14 तो राज्य बने भारत में और 6 बने केंद्र शासित प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के उपरांत ही भारत में फिर ये स्ट्रक्चर रहा था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। वर्तमान में चेंज है, वर्तमान में आपको पता है 28 और 8। तो ये व्यवस्था रही और भारत में ये माना गया था कि अगर राज्य की भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए तो फ्यूचर में क्या होगा, बाद में क्या इस तरह से अगर करें तो भारत वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसी दुविधा थी। फिर भी राज्य का कह सकते हैं भाषा के आधार पर गठन किया गया। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो ऐसी समस्या नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया, उनके टुकड़े हो गए, वे अलग हो गए, नहीं। तो ये उनका जो डिसीजन था सही था और इस वजह से राज्य की एकता अभी भी राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि श्री यहाँ पे जो व्यक्ति है पोटेटी श्री रामलल्लू, उनके इस कह सकते हैं बलिदान की वजह से ही ये आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। तो इनके बारे में आपको थोड़ा देखना है। इनका जन्म और जो कार्यकाल है वो 1901 से लेकर 1952 तक का, जब वे अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो गांधीवादी कार्यकर्ता, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी दी और 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे थे। ये उपवास से बैठे थे और इस तरह से इनका ये जो घटनाक्रम है महत्वपूर्ण रहा था। और 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन शुरू किया था। 19 अक्टूबर, ये आपको ध्यान रखना है। ये 56 दिन की इनकी जो यात्रा थी वो आप ध्यान रखें, 19 अक्टूबर 1952 से, और जब इनकी मृत्यु हुई तो वो समय यानी इस तरह तब तक वो अनशन पर थे, दिसंबर 1952, ये समय आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग स्वीकार करने के बाद अब तक 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो संभावनाएं थी कि भी ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं और राज्य की राष्ट्र की एकता बनी हुई है। और बहुतों की आशंका के विपरीत इसी देश टूटा नहीं, इसके विपरीत देश की एकता ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नताओं के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक व्रत अर्थ है और वह यह है कि विभिन्नताओं को पहचाना, उन्हें स्वीकार किया और साथ में लेके चले। तो ये होता है सबको साथ में लेके चलना और एकता बनाए रखना। अब एक थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर जब अलग अलग राज्य बने तो और कौन से राज्य की मांग उठी, जो आपको ध्यान रखना है, और अलग अलग किस तरह के राज्य बने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जन आंदोलन हुआ था और 1960 में जब मुंबई था तो इस मुंबई को टुकड़े करके बना दिया, एक तो बना दिया महाराष्ट्र और एक बना दिया गुजरात, ठीक है ना। ये भाषा के आधार पे हुआ। फिर इसी तरह 1956 की बात करें, जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो उसके बाद जो पंजाब भाषी इलाका था, यानी जो पंजाबी लैंग्वेज बोलते थे और कुछ लोग वहाँ के जो हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, तो इस आधार पे एक तो बना दिया पंजाब राज्य
और दूसरा बना दिया हरियाणा। ये हुआ 1956 की बात है। फिर इसी तरह 1972 में राज्य पुनर्गठन आयोग का एक और मामला सामने आया और उसमें असम राज्य था, जो असम से कुछ है एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे मेघालय की, तो तब उसके बाद असम से मेघालय का जन्म हुआ, यानी मेघालय राज्य बना, वो किस में से, असम से। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से राज्य बने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो फर्स्ट लेसन है यही पे समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और इस वीडियो को अपने 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।